कैन आई AI replace a speech language pathologist? फ्यूचर का तो नहीं पता बट अभी जितना मैं समझती हूँ इस चीज़ को, जो हम इन पर्सन थेरेपी देते हैं ना, एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे हैं, इमोशनल जो एक बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, वो शायद एक एआई नहीं कर पाएगा। अगर पेरेंट ने सिखाया ही ऐसे कि रखो के लिए, आओ के लिए, बाय के लिए सिर्फ बिना बोले, तो बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अगर हम कंप्लीटली नॉन वर्बल रहेंगे, जैसे आपने बच्चे को सिर्फ इशारे में बोला कि बच्चे ने क्या ग्रास्प किया, क्या समझा कि इस तरह से ही बात करते हैं, उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम बोलकर भी बात करते हैं, मैं बोल के भी बात कर सकता हूँ। ये ऐसा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन में हमारा स्पीच इम्पैक्टेड है, सिर्फ बच्चा फ्लुएंटली नहीं बोल रहा है, तो इन दैट केस हम जा सकते हैं सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के पास। हमारी प्रैक्टिस में हम जो थेरेपी देते देते इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, थेरेपी चल रही है, हम साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमें अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चे के साथ, वो हमें उसके लिए बेसलाइन तो निकालना ही पड़ेगा। हमें किस चीज पे काम करना है, कौन सा स्किल लैक कर रहा है जिस पे काम करना है, तो इस चीज के लिए बेसलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी नॉलेज शेयरिंग सीरीज के नए एपिसोड में। मैं डॉक्टर विनी झारिया, चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हमारे साथ है जानी मानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तनाज खान। तनाज मैम को इस फील्ड में वर्क करते हुए काफी टाइम हो गया है, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे बच्चों और बड़ों के साथ काम करा है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर तनाज खान। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। तनाज मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं एंड व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम वन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। यूजुअली आजकल लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस है, स्टिल दे डोंट नो किसको अप्रोच करना चाहिए हमें। एक्चुअली एक रिहैबिलिटेटिव प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके लिए कंपलसरी होता है बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना। बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके आपको कंपलसरी है अगेन आरसीआई सर्टिफिकेशन लेना, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल से हमें मिलेगा। देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और एनीवेयर, हॉस्पिटल सेटअप, क्लिनिकल सेटअप। देन आप अगर इसमें आप चाहें एडिशन करना तो मास्टर्स आप कर सकते हैं, स्कोप है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कि पीएचडी करना है, तो दैट इज आल्सो द ऑप्शन, उसके बाद कर सकते हैं। सो मैम, ये सारी तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स है, क्योंकि बैचलर्स टेक्स अराउंड 4.5 years. 4 years. इज देयर एनी कोर्स जो 1 साल का, कुछ वीक्स का है? क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल जिन्होंने डिप्लोमा करा है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग स्पीच। करेक्ट मैम, डिप्लोमा होल्डर्स जो रहते हैं वो 1 year का कोर्स रहता है, दे कैन प्रैक्टिस बट अंडर सुपरविजन। अगर उनके पास डिप्लोमा है तो उनको किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होल्ड कर रहे हैं, उनके सुपरविजन में ही वर्क करना अलाउड है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। Okay, and apart from diploma, some short-term courses? No ma'am, there is nothing like that. अगर हम देखें कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज एड ऑन के लिए रहते हैं। अगर हम बैचलर्स हम करने के बाद प्लान कर रहे हैं या मास्टर्स करने के बाद हम कुछ कोर्सेज एड ऑन करने के लिए, जस्ट टू गेन नॉलेज हमारे ही फील्ड के बारे में, देन हम उन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो सच कोर्सेज अवेलेबल जिसको आप करके आप ट्रीट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ओके मैम, एक बहुत कॉमन मिथ है जो देखने को मिलता है कि जब बच्चा बोल नहीं रहा है तो घर में एक क्या कहते हैं, हेरिडिटी है कि इसके फादर भी लेट बोले थे या चाचा भी लेट बोले थे तो ये भी लेट बोल लेगा। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करूंगी इस चीज का मैम, क्योंकि ये एक मिथ है जो बना लिया है पुराने लोग जो हैं, या जिनको अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों के बारे में, वो ये कह सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं कि उस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये सब बोलना। बट अगर आप बच्चे को जितना जल्दी, अगर आप देख रहे हैं बच्चा हमारा ये नहीं कर पा रहा है, यूजुअली अगर हम कंपेयर करें टिपिकली डेवलपिंग बच्चे से, कि 2 साल का बच्चा जो था वो घर में एटलीस्ट फ्रेजेस बोलना शुरू कर चुका था, लेकिन हमारा बच्चा तो अभी फ्रेजेस पर आया ही नहीं है, 1 वर्ड भी नहीं बोलता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। हमें इसको गौर करने की बात है, हमें इसे गौर करना चाहिए और हमें इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों के पास जो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं वो बहुत कम, छोटा विंडो है। उस ड्यूरेशन में हम बच्चों को जैसा कंडीशन करेंगे वो वैसे ही होंगे, क्योंकि ये अर्ली ईयर्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स लाइक क्ले, आप जैसा मोल्ड करोगे उन्हें वो वैसा शेप लेंगे।
ओके। तो मैम आप क्या प्लीज हमें बताएंगे कि जो स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के अर्ली माइलस्टोन्स क्या होते हैं, किस एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है और नहीं कर ले, फिर हम रेड फ्लैग्स पे भी जाएंगे कि अगर इस एज में बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो अलार्मिंग स्टेज है। मैम बर्थ से लेके 1 ईयर तक का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा बहुत सारे क्योंकि बच्चा इस ड्यूरेशन में वर्बल नहीं होता है तो हमें उस तरह से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए बच्चों से कि 1 साल में बच्चा हमें प्रॉपर फ्रेजेस बोलने लगेगा जो कि 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो हमें वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बट इस ड्यूरेशन में बच्चा हमें देख के एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीजें सुन रहा होता है, तो मतलब हम बोल सकते हैं रिसेप्शन उसका इंक्रीज हो रहा होता है। उसने देखा, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ रहा है, स्माइल कर रहा है, आप स्माइल कर रहे हैं तो वो आपको स्माइल बैक कर रहा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिर भी इनिशियली इसका स्टार्ट हो जाता है बर्थ से लेके 1 ईयर तक। जब बच्चा 1 ईयर का होता है तब एक मीनिंगफुल वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, मतलब कि मम्मी को देखकर ही मम्मी बोलना है या एप्पल को देखकर ही एप्पल बोल रहा है, नॉट लाइक कि हम इमिटेट करा रहे हैं कि मम्मी बोलो पापा बोलो, दैट इज नॉट मीनिंगफुल। मीनिंगफुल तब होता है जब बच्चा एक्चुअल में उस चीज को देख के पहचान के बोल रहा है कि हाँ ये मेरी मम्मा है, ये एप्पल होता है, ये बनाना होता है, इस तरह से। और अगर हम बात करें इससे फर्दर एज की बात करें, 2 साल का बच्चा एटलीस्ट फ्रेजेस बोलना आना चाहिए, एटलीस्ट उसके पास 50 से 100 तक वर्ड्स की वोकैबुलरी होना ही चाहिए। और इस एज में यूजुअली बच्चे 2 वर्ड्स फ्रेजेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये चीजें भी देखना है कि बच्चा हमारी चीज को गौर कर रहा है कि नहीं। बच्चा अगर हम बच्चे को नाम से बुला रहे हैं तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, पलट के सिर्फ देख रहा है कि नहीं। यूजुअली बच्चे जब 3 साल के हो जाते हैं तब वो अपना नाम बताने लगते हैं कि अगर हमने पूछा कि आपका नाम क्या है तो वो समझ कर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है। अगर हम 3 साल से 5 साल तक का विंडो देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इस टाइम पे बच्चे बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, लैंग्वेज का कोर बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो फर्स्ट 2 ईयर है इसमें बच्चों के पास एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा वर्ड्स नहीं होते। लेकिन 3 ईयर से 5 ईयर का जो विंडो रहता है इसमें बच्चे काफी कुछ एक्सप्रेस करने लगते हैं, ग्रामर्स आ जाती है, प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, बच्चे इस तरह से चीजों को यूज करने लगते हैं। अगर हम बात करें 3 से 5 साल तक के विंडो में बच्चे स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, WH क्वेश्चन, क्या खाया आपने, तो ये समझ के आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा उनकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाती है, एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में उनकी 1000+ वोकैबुलरी हो जाती है 5 ईयर्स के पीरियड तक। फिर फर्दर हम 5 ईयर्स से अबव बात करेंगे तो उनके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मतलब जो हम मुश्किल वर्ड सेंटेंसेस रहते हैं, अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि ये उठाकर यहाँ रख दो और इसे जाके पापा को दे दो, इतना लंबा सेंटेंस ग्रास्प करने के लिए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए। यही सेम चीज अगर हम एक 2 साल के या 3 साल के बच्चे को बोलेंगे तो वो ये ग्रास्प नहीं करेगा। उसके लिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं पेरेंट्स का ये भी रहता है कि हमारा बच्चा 3 साल का है, बट इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आप दे रहे हो कमांड, पर बच्चा समझ नहीं रहा है। तो फॉर ऑब्वियस रीजन बच्चे को इतनी समझ नहीं है, उसका अभी लैंग्वेज है ही नहीं, उसका एज ही नहीं है कि वो इतना ग्रास्प कर ले। तो ये प्रॉब्लम हमें यूजुअली मिलती है, लेकिन हमें ये जो माइलस्टोन्स है ये ध्यान में रखने चाहिए। मैम कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स इस लाइक वर्बली तो इंस्ट्रक्शन दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट्स का भी यूज कर रहे हैं, ये उठा के वहां रख दो या इसको ये देकर आ जाओ। ये कितना इम्पोर्टेंट है या ये नहीं, ये रेलेवेंट है, ये नहीं करना चाहिए? मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सिर्फ नॉन वर्बल करना है ये चीज गलत है, क्योंकि नॉन वर्बल के साथ साथ ही हम यूजुअली डेली लाइफ में वर्बल के साथ नॉन वर्बल कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे उससे सीख जाते हैं, डिकोड इजीली जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कंप्लीटली नॉन वर्बल रहेंगे, जैसे आपने बच्चे को सिर्फ इशारे में बोला कि, तो बच्चे ने क्या ग्रास्प किया, क्या समझा कि इस तरह से ही बात करते हैं। उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम बोलकर भी बात करते हैं, मैं बोल के भी बात कर सकता हूँ। अगर पेरेंट ने सिखाया ही ऐसे कि रखो के लिए, आओ के लिए, बाय के लिए सिर्फ बिना बोले, तो बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। तो हमें ड्यूरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं हमारे, इस ड्यूरेशन में आप बच्चों को अगर सिर्फ वेव करना ही सिखा रहे हैं बिना बोले, सिर्फ नॉन वर्बल ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, इशारों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर आप वर्बल के साथ साथ इशारे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऐड करके कर रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छी लर्निंग उसको मिल सकती है।
ओके। मैम, मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो ऑटिज्म है उन्हें, एंड थेरेपी भी ले रहे हैं काफी टाइम से। एंड उन लोगों का मतलब पेरेंट्स का कहना होता है कि उनके पास कोई इवैल्यूएशन नहीं है, एंड उन्हें बोला गया है कि अभी इवैल्यूएशन का नीड नहीं है क्योंकि बच्चे की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या स्पीच थेरेपी बिना इवैल्यूएशन के स्टार्ट हो सकती है, और कैसे पेरेंट्स ट्रैक रख सकते हैं कि उन्होंने इतने दिन थेरेपी करवाई है तो क्या इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पेरेंट्स कई बार सिर्फ ये देख के खुश हो जाते हैं कि नहीं 3 महीने थेरेपी करवाई है एंड बच्चा एक दो वर्ड्स कह रहा है, बट देयर हैज टू बी सम पैरामीटर्स ना जिसपे आप प्रोग्रेस बता सकते हैं। तो इज देयर समथिंग लाइक दैट, बिकॉज साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस होते हैं। मैम एक्चुअली जो बेसलाइन असेसमेंट इस कंपलसरी, आप बोल सकते हैं कि अगर हम कोई बच्चा हमारे पास आया, हम कैसे बताएंगे कि 3 महीने बाद उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है? हमें एक बेसलाइन लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम एक दो सेशंस में नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे होते, बट हम सेशन थेरेपी, इसीलिए मुझे लगता है, जहां तक मैं समझती हूँ उस चीज को, कि हमारी प्रैक्टिस में हम जो थेरेपी देते देते इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, थेरेपी चल रही है, हम साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमें अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चे के साथ, वो हमें उसके लिए बेसलाइन तो निकालना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अगर कोई बच्चा आया, उसकी एज है 2.5 ईयर्स, अगर हम उसको, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ओके, उस चीज के लिए हमें बेसलाइन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बेसलाइन नहीं निकाल रहे, नेक्स्ट टाइम अगर हम नेक्स्ट 3 महीने के लिए क्या गोल बनाएंगे, हमें किस चीज पे काम करना है, कौन सा स्किल लैक कर रहा है जिस पे काम करना है, तो इस चीज के लिए बेसलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत रेयर केस में होता है ऐसा कि बच्चा बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दे रहा है, हमें पता है कि इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसका बहुत सीवियर केस है, इसके साथ में हैंडलिंग मुश्किल होगी, तो हम फिर भी बेसिकली उसके साथ में हम एटलीस्ट नॉन वर्बल के गोल्स बना लेते हैं। लेकिन गोल्स बनाना इज कंपलसरी, चाहे हम वर्बल बनाए चाहे नॉन वर्बल, एंड गोल्स आर टू बी मेड ओनली आफ्टर द इवैल्यूएशन। एग्जैक्टली। ये बताइए कि जैसे जो ऑटिज्म जिन बच्चों को है, उन बच्चों के साथ क्या सिर्फ स्पीच थेरेपी वर्क करती है, वंडर्स दिखाती है? क्योंकि पेरेंट्स का जो मेन कंसर्न रहता है वो ये रहता है बच्चा बोलता नहीं है, तो जो मतलब आते भी हैं या जो पहले वो जो फर्स्ट पर्सन जो जिसके पास वो लोग जा रहे होते हैं, दैट इज द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि उनका कंसर्न ही स्पीच होता है। इस बारे में आपका क्या विचार है, एंड क्या ये प्रोसीजर सही है? नहीं है तो क्या प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना चाहिए? नहीं मैम, सिर्फ स्पीच से कुछ नहीं होता है, हमें एटलीस्ट बच्चे का आईक्यू इवैल्यूएशन और भी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एटलीस्ट आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि सिर्फ स्पीच से, स्पीच इज नॉट द सॉल्यूशन। हम स्पीच का अगर सोचते हैं कि बच्चे की स्पीच नहीं है, बोलता नहीं है, तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, हमारा सारा काम वही हो जाएगा। तो ये केस नहीं है। आपको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, वो उनके टेस्ट रहेंगे, जो भी वो टेस्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, डिग्री बताएंगे। अगर ऑटिज्म के केस में बात करते हैं हम सिर्फ, तो वो डिग्री ऑफ ऑटिज्म आपको बताएंगे, और भी रिलेटेड जो चीजें रहती हैं वो आपको साइकोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में पूरा लेआउट करके देते हैं। अदर देन दैट, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो बच्चों के सेंसरी इश्यूज होते हैं, और भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, काफी सारी चीजें होती हैं जो इक्वली अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में। अगर हम सिर्फ बात करें, ऐसा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन में हमारा स्पीच इम्पैक्टेड है, सिर्फ बच्चा फ्लुएंटली नहीं बोल रहा है, तो इन दैट केस हम जा सकते हैं सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के पास। अदर देन दैट, जो अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, तो इन केसेस में हमें इक्वली दूसरे प्रोफेशनल्स पे भी इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि उनका ओपिनियन आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लाइक मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस रिजल्ट्स देते हैं। एग्जैक्टली। ओके। कई बच्चे होते हैं जहां पर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि ये स्टैमर करता है, लिखलाता है, या बोलते बोलते थोड़ा सा अटक अटक के बोलता है। सो ये वाले बच्चों के साथ कितने दिन में रिजल्ट्स आ सकते हैं? क्योंकि जब वो सही से बोलता नहीं है तो फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, और या उसका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, वो धीरे धीरे, मैंने तो ये भी नोटिस करा है कि वो बोलना भी कम कर देता है, क्योंकि वो बोलेगा तो लोग बाग हंसी उड़ाएंगे उसकी। मैम, इसका हमें कॉज जानने की जरूरत है सबसे पहले की, क्योंकि इसके कॉज
एक नहीं है सिर्फ, क्योंकि मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या फैमिली प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। अदर देन दैट, अगर हम ब्रेन से रिलेटेड बात करें तो जो स्पीच है हमारी, इट्स लाइक म्यूजिक, कि हमें सिंक करना है ब्रेन को और हमारे जो माउथ है उनको सिंक में चलाना है, तो हमारा वो स्पीच निकलेगा। क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो वो स्पीच पे बिगड़ेगा। तो अगर ब्रेन और हमारा जो स्पीच आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं, जो हमें माउथ है, वो सिंक में चल रहा है, तो हमारी स्पीच फ्लुएंटली निकल रही है। अगर इस सिंक में कुछ प्रॉब्लम है या इनकंसिस्टेंटली ये वर्क कर रहा है, तो हमारी फ्लुएंसी अफेक्ट होगी। So is it, Tanaz ma'am, connected to hyperactivity at some point? नो मैम, No? नहीं, स्टटरिंग के केस में हम हाइपर एक्टिविटी नहीं बोल सकते। इट्स समथिंग लाइक हमारा एक ब्रेन में स्पीच प्लानिंग एरिया होता है, स्पीच और जो वर्ड्स, पार्ट वर्ड्स रहता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है पर्टिकुलरली। अगर वो एरिया और हमारा माउथ है, जो हमारे कनेक्शन रहता है, तो इसमें अगर एरर है, इसमें अगर सिंक नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो हमारा स्टटरिंग कॉज करता है। ओके, एंड कितने टाइम पीरियड में, क्या ड्यूरेशन रहता है जिसमें शटरिंग पे रिजल्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं? मैम, ये डिपेंड करता है सिवियरिटी पे। यूजुअली हमें एज ग्रुप के जितना अर्ली करते हैं हम बच्चों के साथ में, हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले हैं अभी तक। और अगर हम अडल्ट के केस में बात करते हैं तो मल्टीपल चीजें रहती हैं। सोशल एंजाइटी रहती है, क्योंकि वो कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि जॉब में जा रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो वो बच्चों के साथ अगर हम ये चीज काम करते हैं तो हमें फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कंपेयर करें अगर हम अडल्ट्स में, तो ऐसा नहीं है कि उनमें लेट रिजल्ट्स मिलेंगे, बट हर इंडिविजुअल का अलग रहता है, किस तरह से वो टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी डेली लाइफ में, उस पर डिपेंड करता है। तो हम ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दे सकते कि 3 महीने में प्रॉपर ठीक हो जाओगे आप। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। स्टिल इट विल टेक टाइम, कि अगर हम 1 साल दे रहे हैं प्रॉपर, तो एटलीस्ट 1 साल में आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। प्रोग्रेस इज ग्रेजुअल। मैम, ये बताइए कि कई घरों में हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं, एंड हमें देखने को भी मिलता है पेरेंट्स के पास बहुत प्राउडली कहते हैं कि इसने तो हिंदी पिकअप ही नहीं करी, इंग्लिश पिकअप कर ली है और इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलता है। या कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बी इट अ साउथ इंडियन लैंग्वेज मिक्स विथ हिंदी, या साउथ इंडियन फैमिली है जो इंदौर शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है जो बच्चे को हमें सिखानी चाहिए? दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, एंड मेनली इफ आई टॉक अबाउट ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म में लैंग्वेज के बहुत सारे डिफिकल्टीज होती हैं, तो वहां पर क्या लैंग्वेज है और कैसे वर्कआउट कर सकते हैं पेरेंट्स? मैम, मल्टीलिंगुअलिज्म अगर हम बात करें, मतलब 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस अगर यूज हो रही हैं घर में, तो एक तरह से हम रिसर्चेस में भी देखिए, बहुत सारे रिसर्चेस भी इवन इस चीज को अप्रूव कर चुके कि मल्टीपल लैंग्वेज एक्सपोजर बच्चों के लिए अच्छा है, चाहे वो टिपिकली डेवलपिंग हो या डिसऑर्डर्ड पॉपुलेशन हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बट जो टिपिकली डेवलपिंग होते हैं उनके लिए रिसर्चेस में भी इवन बताया है कि उनका कॉग्निटिव फंक्शनिंग, उनका कॉग्निटिव टास्क करने का तरीका, ये सारी चीजें काफी बेटर होती है एज कम्पेयर टू जो मोनोलिंगुअल होते हैं, जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। अदर देन दैट, अगर हम बात करें डिसऑर्डर्ड पॉपुलेशन की, तो जो डिसऑर्डर्ड होते हैं उनका जो प्रोसेसिंग होता है कंपैरेटिवली टिपिकली डेवलपिंग से स्लो होता है। तो हमें जो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आती ही है हमें उनके साथ, जब हम मल्टीलिंगुअल उनको एक्सपोजर मिल रहा होता है। अगर मम्मा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पापा हिंदी में बात कर रहे हैं, दादी उनका नेटिव लैंग्वेज में बात कर रही है, तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग होता ही है एट सम पॉइंट। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, ये आप टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में देखेंगे, उनमें भी आपको देखने मिलती ही है एट सम पॉइंट। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इन सब में फिट करते हैं, वो नॉर्मलाइज करते जाते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब आती है? जब डिसऑर्डर्ड पॉपुलेशन के साथ में सिर्फ, अगर इट्स नॉट अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म कि उसे हिंदी सीखने में ही प्रॉब्लम आ रही है, उसे इंग्लिश सीखने में ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर कोई बच्चा है ऑटिज्म की अगर हम बात करें, उसमें उसको लैंग्वेज डिले है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो उसका कोई भी लैंग्वेज आप लेंगे सब में ही वो डिले आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें उनके साथ यूज करना चाहिए या नहीं, तो अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ सारी लैंग्वेज पे एम्फेसिस दे रहे हैं, हम सारी लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर हम प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं दे रहे हैं, बच्चे के साथ इतना एक्सपोजर नहीं दे रहे,
तो ये बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हमें चूज करना है बच्चे के साथ, क्योंकि क्रॉस हम बोल सकते हैं, हम खुद भी कोड स्विचिंग करते हैं, कभी कभी बात करते करते हम हिंदी इंग्लिश कुछ वर्ड्स मिक्स करते हैं, तो यूजुअली ये इंडियन सिनारियो में ये चीज होती ही है। लेकिन इसके अलावा एक और लैंग्वेज अगर हो जाती है तो हम बच्चों के साथ पहले कोड स्विचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं उन्हें लैंग्वेज सिखाने के लिए, देन उसके बाद हम उनको डिटेल्ड उस लैंग्वेज का एक्सपोजर दे सकते हैं। अदरवाइज हमें हर जगह से तो मिल ही रहा है, बट कोड स्विचिंग का यूज करके हम बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। एंड तनाज मैम, कई बच्चों में जो उनका टोन है वो बहुत रोबोटिक या कार्टूनिश देखने को मिलता है, अगेन स्पेशली इन केस ऑफ ऑटिज्म। इसका क्या रीजन हो सकता है एंड इस पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं? मैम, मैंने मोस्टली ये देखा है जो बच्चों का स्क्रीन टाइम के थ्रू अडेप्ट किया हुआ होता है, कार्टूनिश जो होते हैं बच्चे, अगर देख रहे हैं डोरेमोन देख रहे हैं या शिनचैन देख रहे हैं, तो वो उन्होंने उस चीज का एक्सपोजर लिया हुआ है, तो वो सुनते हैं उसी चीज को और वो उसी तरीके से बोलते हैं। यूजुअली ऑटिज्म में हमें दिखता है हमारे इंटोनेशन पैटर्न्स बच्चों के अलग ही होते हैं बात करने का, लेकिन जो अडेप्टेड होते हैं बच्चे, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा होता है तो वो स्क्रीन में जो देख रहे होते हैं, अगर हमने डोरेमोन देखा, डोरेमोन किस तरह से बात कर रहा है, तो वो जो देख रहे होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन के थ्रू जो उन्होंने सीखा है और जो इन पर्सन हम मम्मी पापा जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें गैप है कि वो पूरे उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है स्क्रीन, इसीलिए वो स्क्रीन देख के वहां से ग्रास्प कर रहे चीजें, उनको मम्मी पापा की बात इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, क्योंकि स्क्रीन में इंटोनेशन पैटर्न बहुत ज्यादा रहते हैं और बहुत फास्ट रहते हैं। अगर हम बात करें कि कार्टून्स, जो फास्ट कार्टून्स होते हैं वो बहुत फास्ट हो रहे होते हैं, तुरंत तुरंत उनकी स्क्रीन चेंज हो रहे होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट्स होती है, ब्राइट होते हैं, लाउड नॉइजेस यूज करते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, देख के उस चीज को अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही अगर हम बात करें पेरेंट्स, हम जब नॉर्मल बात करते हैं तो हम इस तरह से बात नहीं कर रहे होते, तो बच्चों को जो इन पर्सन बात कर रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो लगता है, वो बहुत कैची रहता है। तो आजकल हम सिर्फ ऑटिज्म की बात नहीं कर रहे, हम अगर नॉर्मल हम टिपिकली डेवलपिंग बच्चे में भी देखेंगे, वो भी ये चीजें स्क्रीन से अडेप्ट कर ही रहे हैं। तो बेटर है कि पेरेंट्स बोथ टिपिकली डेवलपिंग या डिसऑर्डर्ड पॉपुलेशन, आप बच्चों के साथ में वैसा इंटरैक्शन रखिए, स्क्रीन टाइम का यूज कम करके इन पर्सन अपने बच्चों के साथ ऐसे कुछ गेम्स खेलने स्टार्ट करिए, स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट करिए, ताकि बच्चा आपसे बात करने में इंटरेस्ट ले, एंगेजिंग बनाए अपने कॉन्वर्जेशन को थोड़ा, क्योंकि आपको बच्चों के साथ अगर कुछ बॉन्ड डेवलप करने की जरूरत है तो आपको बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ेगा। तनाज मैम, ये बताइए कि न्यूक्लियर फैमिली का स्पीच डिले में कितना रोल है? मैम, ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियर फैमिली की में रहने की वजह से स्पीच डिले हो सकता है, बट अगर एक्सपोजर हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है या हमें लिमिटेड एक्सपोजर है, मम्मा पापा अगर दोनों वर्किंग है, तो इस वजह से बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चा उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है, वहां पर एक्सपोजर लिमिटेड हो जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बच्चे को उतना इनपुट नहीं मिला है, इसलिए उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं लैंग्वेज डिले। बट पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि न्यूक्लियर फैमिली में एक्सपोजर मिलता रहेगा, बच्चे को लैंग्वेज स्टिमुलस मिलता रहेगा, पेरेंट्स उतना टाइम स्पेंड करेंगे बच्चे के साथ में, तो एज सच कोई इशू नहीं आता। ओके, अब हम आजकल सारे ही बच्चों के पास में टैब्स हैं, एंड कई बार पेरेंट्स का बोलना भी होता है कि लाइक हम शायद वर्किंग है या वी आर ऑक्यूपाइड, अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, सो एटलीस्ट टैब से वो स्टिमुलेशन मिले। एंड एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं कि दिस ऐप इज गुड फॉर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड कई पेरेंट्स हैं जिन्हें स्पेसिफिकली इंग्लिश सिखानी है, तो डज these apps actually help in the speech language development, या ये भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैम, जो अभी अवेलेबल है मार्केट में एप्स, वो यूजुअली हम भी स्पीच थेरेपी सेशंस में हमारे यूज करते हैं स्पीच के लिए, उसके अंदर जो कंटेंट्स रहते हैं वो हमारे गोल से रिलेटेड रहते हैं, ओके, तो हम उसका यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं उन एप्स का। बट इसके अलावा अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो बच्चों के लिए सही नहीं है, जिससे एजुकेशनल नहीं है या कुछ लर्निंग नहीं हो रही है उसमें, देन उस केस में हम बोल सकते हैं वो ऐप यूजलेस है। लेकिन जो स्पीच थेरेपी कुछ पर्टिकुलर एप्स हैं उसके अलावा भी, हम अगर उनको यूज करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप सिर्फ एजुकेशनल एप्स की बात कर रहे हो जी। मैं कई पेरेंट्स को देखती हूँ जहाँ पर वो लोग स्क्रीन पे कुछ वीडियो लगा कर दे देते हैं, विच मे और मे नॉट बी दैट एजुकेशनल, बट
दैट स्टिमुलस इज ओनली वन साइडेड, तो उसका correct. इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर स्टिमुलस वन साइडेड है, अगर इंटरैक्टिव नहीं है, इंगेजिंग है ओनली, कि बच्चा सिर्फ देख रहा है, विजुअल्स ले रहा है, हाँ, और तो उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज जो होगी वैसे ही उसी तरीके से डेवलप होगी। सिर्फ वो जेस्चर सीख रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहां से ग्रास्प कर रहा है, सीख तो रहा है पर एक्सप्रेस करना नहीं सीख रहा, क्योंकि वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो इतना इंटरैक्टिव नहीं है। ओके, दैट इज वाई वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है कहीं ना कहीं। यूजुअली आजकल जो वीडियोस हम देखते हैं, बच्चे वीडियोस देखते हैं, हाई बहुत ज्यादा फास्ट वीडियोस होते हैं, जो फास्ट कार्टून्स होते हैं, उन सबको देख के बच्चे यूजुअली उस तरह का बिहेवियर सीख जाते हैं। पेपा पिग हो गया, हम कोको मेलन देख रहे थे, ये सारे फास्ट कार्टून होते हैं, और ये बहुत ब्राइट लाइट्स और हाई लाउड म्यूजिक ये रहता है इनमें, तो इस वजह से बच्चे बच्चे उसमें एंगेज तो हो जाते हैं, बट कुछ ऐसा एक्सप्रेसिव सीखते नहीं है, सिर्फ रिसेप्टिव उनका बढ़ता जाता है, बट वो भी कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। ओके, तनाज़ मैम कुछ क्विक इजी रेड फ्लैग्स आप बता पाएंगे कि हाँ पेरेंट्स ये रेड फ्लैग्स देखें एंड देन दे शुड रीच टू अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट। अगर मैम कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें हम, तो जो मैंने आपको माइलस्टोन्स बताए थे, अगर बच्चा 1 ईयर में एटलीस्ट 1 वर्ड बोलना नहीं स्टार्ट कर रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग हम बोल सकते हैं। इसके अलावा बच्चा आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अगर आपने उसको नाम लेकर बुलाया, आवाज दी, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, चला गया, नेम कॉलिंग, या इसके अलावा हम कुछ भी आवाज दे रहे हैं, बच्चा उस पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या आपके जैसे हम टिपिकली डेवलपिंग में देखते हैं, बच्चा ठीक तरीके से एक जगह बैठ के कुछ एक्टिविटी करना, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उसको कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, हेयर कट नहीं करवा रहा है, या प्रॉपर जिस तरह से हमें लगता है एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चा उस तरीके से बात करता है, इंटरैक्ट करता है, वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करता है, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका प्रॉपर जवाब देता है, तो अगर आपका बच्चा वो नहीं कर रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर आपको लगता है ये आपका बच्चा कर रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट Okay. specialist. Okay. Tanazza, what is expressive language delay and how it is different from autism? क्योंकि कई पेरेंट्स को, या ये एक मिथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑटिज्म पे इतनी सारी बातचीत होती है कि जहां पर भी बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है या वो दूसरों से थोड़ा शाय बिहेव करता है और उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो बहुत जल्दी एक लेबलिंग मिल जाती है, बट देयर इज अ डिफरेंस एंड वी बोथ नो इट। तो कैसे इस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले को पहचाने और कैसे उस पर वर्क करा जा सकता है? ऑटिज्म इज वेरी डिफरेंट। ऑटिज्म में सिर्फ जस्ट हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, ऑटिज्म में हमारा क्यूमुलेटिव, अगर हम सारी चीज देखें, उसमें अंडरस्टैंडिंग में भी बच्चों को इश्यू होती है, उनकी प्रोसेसिंग स्लो होती है, इसके अलावा सोशल स्किल्स उनके अफेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं प्रेग्मेटिक, ये सारी चीजें इम्पैक्टेड रहती है। बट अगर हम बात करें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर की, तो इसमें बच्चे का रिसेप्शन बहुत अच्छा होता है, बच्चा समझता सब है, बट उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। कहीं ना कहीं उसके मल्टीपल फैक्टर्स, रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहा उस हिसाब से जैसा एनवायरनमेंट है, या उसे पता नहीं है मुझे किस तरह से एक्सप्रेस करना है। और कई कुछ केसेस में बच्चे जानते हैं हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, बट उनको यूज करना नहीं आ रहा है जो उन्होंने सीखा है, तो वो सब केसेस हमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले में देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम ऑटिज्म की बात करें, तो ऑटिज्म में हमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के अलावा भी रिसेप्टिव लैंग्वेज हमारी इम्पैक्टेड रहती है। Okay, so if a child is having expressive language delay, it can be worked upon. Yes, definitely. Okay, और क्या क्वेश्चन बचा था? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला। मैम, आई रियली वांट टू नो कि ऑफलाइन थेरेपी एंड ऑनलाइन थेरेपी कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है, एंड ऑनलाइन थेरेपी कितनी एक्चुअली में इम्पैक्टफुल है? मैम, डिपेंड करता है पॉपुलेशन क्या है और सिवियरिटी क्या है। अगर बच्चे को नीड है, अगर बच्चा सीवियर है, तो डेफिनेटली हमें ऑफलाइन थेरेपी के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन थेरेपी में इन पर्सन हम देख रहे हैं बच्चे को, बच्चा हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से सीख रहा है, हमारे जेस्चर्स जो हम कर रहे हैं यूज मीनवाइल वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में, तो वो सब सीख रहा है। तो इन पर्सन, जैसे अगर हम यंगर पॉपुलेशन में देखें जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और जो बहुत सीवियर केसेस में होते हैं, उस केस में ऑफलाइन थेरेपी ही इफेक्टिव होती है। अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन थेरेपी में हम सिर्फ उन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं
जो कॉपरेट करे हमारे साथ में, बैठ सके, स्क्रीन उतना देर हमें टाइम दे सके, सिटिंग टॉलरेंस जिसका अच्छा हो, ओके उनके साथ हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमें लगता है कोऑपरेटिव नहीं है, स्क्रीन पे नहीं बैठेंगे, भाग जाएंगे उठकर, हम उनके साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली वहां पर हमें स्टिमुलस देना रहेगा बच्चे को, तो उतनी देर बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उतनी देर बच्चा नहीं बैठ रहा है तो वो ऑब्वियसली भागेगा वहां पर। उसको कुछ इंटरेस्टिंग इंगेजिंग हम कैसे दे सकते हैं, इन पर्सन दे सकते हैं। तो ऑफलाइन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए है डेडिकेटेड, और ऑनलाइन एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो हमें लगता है कि हाँ अब इसके साथ हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, उन पॉपुलेशन के लिए। ओके अभी एआई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड कई बार हमें लगता है कि कौन घर से बाहर निकले सेंटर थेरेपी सेंटर तक जाए, सो देर आर एआई बेस्ड एप्स. करेक्ट। How effectful these, like how effectful the therapy from an AI based app, uh, and also can AI replace a speech language pathologist? फ्यूचर का तो नहीं पता, बट अभी जितना मैं समझती हूँ इस चीज को, जो हम इन पर्सन थेरेपी देते हैं उसमें, और जब ऑनलाइन हम सेशंस करते हैं या किसी ऐप बेस्ड थेरेपी करते हैं, तो वो एक लिमिटेड हमें चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो एक लिमिटेड डेटा है वहाँ पे। लेकिन जो हम कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे हैं, इमोशनल जो एक बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, वो शायद एक एआई नहीं कर पाएगा। लेकिन इन पर्सन हम बात करते हैं तो पेरेंट्स को हम इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ सिखा पाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। एआई के साथ एडवांसमेंट होगा, मुझे नहीं पता किस तरह से एडवांसमेंट होगा, बट एक मशीन और एक इंसान में काफी डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन पर्सन में हम ट्रेन भी इजीली कर पाएंगे, और इन पर्सन हम बच्चे के साथ में बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। एआई शायद वो चीज नहीं, बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें जब हम थेरेपी करा रहे होते हैं तो हमें प्ले वे में कराना होता है। एक छोटे बच्चे के साथ हमें खुद भी बच्चा बनना पड़ता है यूजुअली, अगर क्योंकि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट टीचिंग कि हम बैठ के सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि ये है, ये देखो, ये सीखना है। हमें बच्चे के साथ ऐसा बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है, तब बच्चा सीखता है। क्योंकि अगर हम बच्चा नहीं बनेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। जैसे मैंने आपको वीडियो का एग्जाम्पल दिया था, उसको वो एंगेजिंग लगता है तो वो देखता है। अगर हम इतने एंगेजिंग नहीं लग रहे हैं, या उसने जो स्क्रीन पे देखा वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो इतना एंगेजिंग नहीं होगा, तो वो नहीं सीखेगा। डेफिनेटली वो वहां से कुछ नेगेटिव भी सीख सकता है, कुछ पॉजिटिव भी सीख सकता है। लेकिन जो ऐप बेस्ड थेरेपी रहता है वो एक लिमिटेड डेटा देते हैं, और उसमें अगर हम इन फ्यूचर हो सकता है एआई में वो चीज एडवांसमेंट हो जाए, बट अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो बेस्ट है आप इन पर्सन ही सेशंस। ओके मैम, ऑटिज्म के केसेस में कई बार हमें रिपीटेशन देखने को मिलता है कि आप जो भी कहते हैं बच्चा वो रिपीट करता है, या फिर एटलीस्ट बड़ा सेंटेंस है तो लास्ट के 2-3 वर्ड्स वो रिपीट करता है। ये क्या है और कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? ये रीजन है इसका, इकोलेरिया बोलते हैं हम इसे। तो बच्चा जब ये चीजें जो हमने बोला वही रिपीट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसका रीजन, बिगेस्ट रीजन है बच्चे को समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग उसकी इम्पैक्टेड है, इसीलिए वो जो आप बोल रहे हैं आपके पीछे 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 बोलता जा रहा है। उसको नहीं पता, अगर आपने पूछा आपका नाम क्या है तो मुझे इसका जवाब देना है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ती है ये चीज। अगर हम उसे बोल रहे हैं आपका नाम क्या है, तो वो भी हमारे पीछे बोलेगा आपका नाम क्या है। तो अगर उसको ये समझ नहीं है कि मुझे इसका आंसर करना है, तो वो आपके पीछे पीछे रिपीट करेगा। हो सकता है अभी आपने कुछ राइम बोली है उसको करने के लिए, वो अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन हो सकता है वो 1 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद सेम चीज रिपीट कर रहा है। तो दैट इज इकोलेलिया। वो बच्चा करता है क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे नहीं पता मुझे यूज कहाँ करना है लैंग्वेज को, सुन तो रहा है पर वो अपने मन से बोल रहा है। ओके मैम, कुछ क्विक टिप्स आप देंगे जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं अपने बच्चे के स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? डेफिनेटली मैम, अगर हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। भले ही आप 1 घंटा करते हैं या 2 घंटा करते हैं, डेडिकेटेडली आप सिर्फ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि मम्मा खाना बनाते बनाते बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। आप पर्टिकुलरली उनके साथ बैठिए, बुक्स रीड करिए, उनके साथ में इंटरेक्ट करिए, बातें करिए, उनसे पूछिए उनका पूरा दिन कैसा रहा। आपको बहुत जरूरी है बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अदरवाइज अगर आप बच्चा आपके साथ इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, अगर आप सिर्फ खेलते हैं चलो मैं खाना बना रही हूँ आप बैठ जाओ, देन दैट इज ऑल्सो गुड। लाइक आप कर सकते हैं कि खाना बनाते बनाते भी आप उसके साथ इंटरेक्ट करिए, चलो अभी हम ये करेंगे, मम्मा क्या कर रही हैं, आप साथ में वोकैबुलरी भी दीजिए, साथ में उसके वन ऑन वन कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे चल रहा है,
हमें Okay. प्रॉपरली उसके साथ इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है। आप स्टोरीज, राइम्स, ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली स्केड्यूल में। इसके अलावा आप उनके साथ में कुछ प्लान कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह प्लान करिए, बाहर आउटिंग प्लान करिए, थोड़ा बाहर जाएंगे, बच्चा घूमेगा। तो ये सब चीजें, लैंग्वेज स्टिमुलेशन भी देना बहुत जरूरी है बच्चे को। प्रॉपर जो एक क्रिटिकल पीरियड है, मैंने आपको बताया था, जो उस ड्यूरेशन में बच्चों को आप जितना बॉन्ड बना सकते हैं वो उनकी लैंग्वेज के लिए उतना हेल्पफुल होगा। और बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप, हम जा रहे हैं, कहीं गए हैं, मम्मा पापा लेकर गए हैं, तो उनके लिए जैसे कहाँ पर कॉन्फिडेंस ज्यादा बच्चों का जाता है, जहाँ पर वो एक्सपोजर नहीं मिला होता है। एक्सपोजर नहीं मिला है, बच्चा एक पहली बार जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो हमें लैंग्वेज एक्सपोजर के साथ साथ सोशल, हम बोल सकते हैं प्रैग्मेटिक, इन सब चीजों का भी हमें एक्सपोजर देना चाहिए। ओके, सो मैम अभी एक दिस द वर्ल्ड इज मोर ऑफ द इंस्टाग्राम वर्ल्ड एंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, शायद इसलिए उन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। बहुत, क्या एक्चुअली में गमीज देने से या कोई च्यवनप्राश देने से या स्पेसिफिक मेडिसिन देने से स्पीच डेवलपमेंट हो सकता है? ये कितना सही है? मैम, अगर हम बोले, जैसे रिसेंटली मैंने भी एक मेडिसिन और एक और मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आयुर्वेदिक समथिंग, सम यस, प्रोडक्ट इज हाँ, देयर। तो उनका वो क्लेम करते हैं कि इसको यूज करने से बच्चे का स्पीच आ जाएगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कोई भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि वो चीजें समझता है किस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, किस तरह से बच्चों की एक हायरार्की होती है सीखने की। बच्चा पहले समझेगा फिर सीखेगा, एक्सपोजर लेगा फिर सीखेगा। मुझे नहीं लगता कि इन सब मेडिसिन से बच्चा वो हायरार्की सीख जाएगा, कि पहले वो बैबलिंग आ जाएगी, फिर बैबलिंग करते करते बच्चा वर्ड बोलने लगेगा। आज मैंने एक टैबलेट खाई है तो आज तो वर्ड आ गया, 2 दिन बाद मैंने एक और टैबलेट खाई तो मेरा तो पूरा सेंटेंस आ गया। तो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट हो सकता है कहीं ना कहीं वो, हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें या ब्रेन के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, कहीं ना न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज स्पीच थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन, कि हम स्पीच से थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के थ्रू ही बच्चे की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन देकर ही हम बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू तनाज मैम, आज आप आए एंड आपने हमारे बहुत सारे, मतलब हमारे और हमारे पेरेंट्स के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में रहता है कि स्पीच पे क्या वर्क करते होंगे, कब स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है, क्योंकि सिखाना तो उन्हें बोलना ही है एंड बोलना तो हम भी सिखा सकते हैं। तो ये जो सवाल रहते हैं ना कहीं वो एक बच्चे को सही इंटरवेंशन स्टार्ट करने के लिए रोक रहे होते हैं। एंड क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो पेरेंट्स लैंड अप टू क्वैक्स, पेरेंट्स लैंड अप टू पीपल हु कैन नॉट गिव रिजल्ट्स। एंड दैट वाज द रीजन वी वांटेड यू टू कम एंड आप हमारे पेरेंट्स के सवालों के जवाब दें, आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब उन्हें मिल चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।